JS यादव साहब, किसानों के भविष्य को देखते हुए बजट बनाया गया है। हमें ऐसी आशाएं थी कि शायद इस बार डिजिटाइजेशन के दौर में शायद अलग से गेटवे होगा किसानों का, या अलग से कुछ नया किया जाएगा, बट वही पुरानी बातें। आप सही देखें तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोनों के बजट को मिला के इस साल 24% की इंक्रीमेंट है, पिछले साल शायद 17-18% की थी। ये 6% मुझे तो नहीं लगता जो इनके पास आप लोग बजट बढ़ाने की बात कहते हैं, मैं कहता हूं आपके पास कैपेसिटी है इतना खर्च करने की। मुझे लगता है अगर आप रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से भी जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी भी तो आपको चाहिए खर्च करने की। आपने ये बात भी सही कही। यदि एक एक स्कीम को जो डिक्लेरेशन हुई है उस पर आप देखें तो इनका ऑफ टेक की किसी का भी ऐसा नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का पिछले साल नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की बजट अलॉटमेंट के अगेंस्ट कितना टोटल खर्च है आज तक? नॉट मोर देन 50%। बिल्कुल, मैं तो उन स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की आपने बात की, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आइसोपॉम जैसी स्कीम, ये तमाम जो स्कीम है इसमें कितना खर्च हुआ? अच्छा, आप बताइए किसानों के लिहाज से अगर आपको नंबर देने हो, आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? 3 से 4 नंबर किसानों के लिहाज से। दिनेश, मिडिल क्लास के लिहाज से आप किस तरह से देख रहे हैं? अजय, सॉरी कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए। देखिए, इसमें मिडिल क्लास के लिए बेसिकली जो एक रिलीफ थी, सुबह भी मैंने बताया था कि अब सर्विस टैक्स के रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं दिया उन्होंने। इसके अलावा जो कंपनियां हैं जो MSME कैटेगरी में आती हैं और जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उनके लिए एक फ्लैट 5% का जो टैक्स के अंदर बेनिफिट ज़रूर इन्होंने दिया है। उसके अलावा इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो हैं उसके लिए स्लैब्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उन स्लैब्स के अंदर अब एक 5% की छूट दी गई है। उसमें भी अगर आपकी इनकम जो है वो 3 लाख तक है तो छूट मिला के आपका बेसिकली टैक्स का जो वो बर्डन है वो 0 हो जाता है। तो आपके मिडिल क्लास की आकांक्षाओं पे खरा उतरा है ये बजट? नहीं, पूरी तरह से नहीं उतरा है। देखिए, ये जो रिबेट इन्होंने दिया है, दे नहीं सकते थे, कंस्ट्रेंट बहुत सारे थे, बट कुछ हद तक कुछ उनको उनकी फीलिंग्स को वो डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा आराम देने की कोशिश जरूर की गई। मिडिल क्लास के लिहाज से कितने नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अरुण जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सरकार कह रही है हम कुछ करें ना करें लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाएंगे, नौकरियां भी आएंगी, ग्रोथ भी बढ़ेगा। उस लिहाज से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत बढ़िया बजट है। अगर आप देखें तो 25% का इजाफा हुआ है बजट के अंदर कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इसके अंदर इस साल 3,96,000 करोड़ की फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर ये देखना है कि इसके अंदर रेलवे का जब फाइन प्रिंट आएगा तो देखना पड़ेगा कि रेलवे की जो सपोर्ट है, अगर उन्हें सपोर्ट 1,31,000 करोड़ का मिल रहा है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। हिस्टोरिकल है अपने आप, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि हमने जो स्मॉल स्केल हाउसेज है जिसे हम लोग बोलते हैं अफोर्डेबल हाउस, उसको इंक्लूड कर लिया है। अगर अच्छा होता कि इसके अंदर टूरिज्म को और इंक्लूड कर लिया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आप कितने नंबर देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछें तो इसके अंदर 8 नंबर हैं 10 में। 8 नंबर, बहुत अच्छी बात है। NK सिंह साहब, सोशल सेक्टर के लिहाज से ये बजट? देखिए, आपने 24 घंटे पहले इकोनॉमिक सर्वे दिया था जिसमें 40 पेज आपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे दिया था। ये उम्मीद थी कि आप कम से कम हर गरीब को एक सेट अमाउंट देंगे, क्योंकि GDP वॉल्यूम आज आपका $2.3 ट्रिलियन है, और ये आपने 40 पेज अभी भी 24 घंटे पहले दिया। और ये माना जाता है इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट ईयर के बजट का एक इंडिकेशन होता है और पिछले का एक असेसमेंट होता है। आप ताज्जुब करेंगे कि एक सेंटेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में नहीं बोला। ये अपने आप में ताज्जुब की चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं अगले साल के लिए रख लिया हो? मुझे यही लगता है कि अगले साल के लिए इनको रखा है कि जो इस समय आ रहा है रेवेन्यू उसको छोड़ दो। नरेगा में 48,000 करोड़ का क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक चीज आप गौर करिएगा एनालिसिस में कि टोटल बजटरी आउटलेट 11% इंक्रीज हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि मनरेगा का जो BE और RE में अंतर है वो आप देखें 38,000 करोड़ था, जिसको कि खर्च इन्होंने 47,000 करोड़ किया। डिमांड एंड ग्रांट्स में बाद में ले लिया, एग्जैक्टली, उसको 49,000 कर दिया है। ये अपने आप एक अच्छी चीज है, मनरेगा आपने इसके कराया है। चलिए, अरुण जैन साहब, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, आपको लगता है कि ये जो टारगेट 2022 का है अचीवेबल होगा, सबको घर देना?
देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये अचीवेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट आपको लगते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो लोन डिसबर्समेंट है वो उस स्पीड से हो पाएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन उस स्पीड से हो पाएगी, क्या उसकी क्लियरेंसेज इस स्पीड से हो पाएंगी, क्या इकोनॉमी इसी रफ्तार से भागती रहेगी। ये बहुत सारे बिंदु हैं जो उसके अंदर आंसर करने के लिए हमें देने पड़ेंगे, हाँ या ना बोलने के लिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छी सी चीज़ है कि गरीब आदमी को, गरीब कोई नहीं, एक मिडिल क्लास को भी अफोर्डेबल हाउस मिलने के लिए जो दो चीजें की, एक तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि उसका 30% एरिया बढ़ा दिया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा एक कदम है। दिनेश, एक और बात यहाँ पर जो आ रही है, क्या ये रोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट है? हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है, जिस तरह से आपके इंफ्रा के ऊपर और अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर और जितना ये थ्रस्ट दिया गया है। इवन आज थोड़ा सा आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इस फील्ड के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी वो है। ये इवेंचुअली कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक जॉब इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो ज़रूर एक 10 सेकंड में यादव साहब, क्या 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी कर पाएगी सरकार? बहुत संक्षेप में 10 सही सेकंड। कहा, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केटिंग जब तक आप प्राइस रियलाइजेशन की तरफ, नेट ग्रोवर शेयर इन कंज्यूमर रूपी नहीं बढ़ाएंगे, डबल करना मुश्किल है। आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा भी दी तो भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।